आई एम स्नेहा शर्मा फ्रॉम मैथ पायरेट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग में क्या होता है, बेसिकली अगर हम समझें टर्म देख के ही, तो पावर को शेयर करना। इसका मतलब पावर कहीं भी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। कॉन्सेंट्रेटेड यानी एक जगह पर इकट्ठी हुई हुई। पावर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड। पावर क्या है? शेयर्ड बिटवीन ग्रुप्स। इसको हम कहते हैं पावर शेयरिंग। बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को हम इस चैप्टर में थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। थोड़ा सा हम एक ओवरव्यू पहले ले लेते हैं कि इस बुक में, इस चैप्टर में क्या होने वाला है। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं? वी नोटेड लास्ट ईयर दैट इन अ डेमोक्रेसी ऑल पावर डज नॉट रेस्ट विद एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। तो हमने पिछली बुक, मतलब जो आपकी इससे पहले वाली एक बुक होती है जो कि 9th स्टैंडर्ड में आप पढ़ते हो, तो आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी यानी रूल ऑफ पीपल, रूल बाय द पीपल। तो रूल बाय द पीपल, रूल ऑफ पीपल में आप डेमोक्रेसी में क्या देखते हो कि पावर इज शेयर्ड, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इट डज नॉट रेस्ट विद एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट के कुछ ऑर्गन्स में डिवाइडेड होती है। जस्ट अ मोमेंट। तो जैसे ये लोग क्या बोल रहे हैं? एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमंग्स legislature, executive and judiciary is very important to the design of a democracy. तो डेमोक्रेसी में क्या होता है? पावर इज शेयर्ड। तो किन ऑर्गन्स के बीच में? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में। लेजिस्लेचर कौन सी होती है? जो लॉज को बनाती है, मेक्स, इट मेक्स द लॉज। ठीक है। एग्जीक्यूटिव क्या होती है? उसको एग्जीक्यूट करती है, लागू करती है। और जुडिशरी क्या होती है? कि उन लॉ का ब्रेक ना हो, ब्रेकेज ना हो, कि लॉज को कोई तोड़े ना, उसका इंश्योर करने का जिम्मेवारी किसका है? जुडिशरी का है। ठीक है। तो बेसिकली डेमोक्रेसी में क्या है कि इन तीन ऑर्गन्स के बीच में, तीन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में आपकी पावर इज शेयर्ड। ठीक है, ऐसा ही लोग बता रहे हैं। इस बुक में क्या होगा, हम लोग इस चैप्टर में क्या होगा, हम लोग 2 स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका के थ्रू हम डिस्कस करेंगे कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग क्या होता है, या इन जनरल पावर शेयरिंग क्या होता है। ठीक है, हम लोग ड्रॉ करेंगे इसमें कंक्लूजन्स अबाउट द नीड ऑफ पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। हम ये भी देखेंगे कि उसकी नीड क्या है, कि हमें पावर शेयर ही क्यों करनी है, कोई एक बंदा पावर एक्सरसाइज क्यों नहीं कर सकता। और हम इसमें क्या देखेंगे, वी विल डिस्कस वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, की पावर शेयरिंग के अलग अलग तरीके क्या होते हैं, हम उनको भी देखेंगे। तो ये हल्का हल्का सा ओवरव्यू है कि इस चैप्टर में क्या होने वाला है। उससे पहले क्या है, आपको 2 स्टोरीज डिस्कस करनी है बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में, जिनके थ्रू आप इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स दोगे। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं? दैट बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम यूरोप में एक छोटा सा देश है। It has borders with France, the Netherlands, Germany and Luxembourg. उसके borders इन 4 देशों के साथ हैं। It has a population of a little over 1 करोड़। मतलब उसकी population बहुत कम है, 1 करोड़ के आसपास है, थोड़ी सी ही, मतलब 1 करोड़ से थोड़ी सी ही ऊपर की उसकी population है। मतलब about half the population of हरियाणा। हरियाणा की भी आधी population है। हरियाणा में कितनी हो गई? 2 करोड़ के आसपास। तो बेल्जियम में तो उससे भी कम, 1 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है। अब वहां का इन्होंने पॉपुलेशन का डिवीजन हमको दिखाया है कि ये जो 1 करोड़ की पॉपुलेशन है ये कैसे डिवाइडेड है, कौन से रीजन्स में रहती है। तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इसको अलग से यहाँ पे बनाया है। तो क्या है पॉपुलेशन में? 59% ऑफ द पॉपुलेशन कहाँ रहती है आपकी? फ्लेमिश रीजन में। और वो कौन सी भाषा बोलते हैं? दे स्पीक डच। ठीक है। 40% पॉपुलेशन आपकी रहती है वॉलिनिया में, और वो कौन सी भाषा बोलते हैं? दे स्पीक फ्रेंच। और बची हुई 1% पॉपुलेशन आपकी रहती है जो कि कौन सी भाषा बोलती है? जर्मन। तो बेसिकली ये 3 लैंग्वेजेस आपकी, बेल्जियम की जो 1 करोड़ की पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट 1 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसके लोग ये 3 तरह की लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है। अब बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसल्स। तो ब्रसल्स में कैसे डिवीजन है पॉपुलेशन का? वहां पे 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और सिर्फ 20% लोग जो है वो डच लैंग्वेज बोलते हैं।
तो हम बोल सकते हैं कि वहां पे फ्रेंच लैंग्वेज की सुप्रीमेसी है ब्रसल्स में। लेकिन अब अगर नॉर्मल बेल्जियम की बात करें, पूरे देश की बात करें, तो वहां पे कौन सी लैंग्वेज की सुप्रीमेसी है? वहां पे आपकी डच लैंग्वेज की सुप्रीमेसी है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि बेल्जियम में जो कैपिटल है वहां पे कौन सी लैंग्वेज की सुप्रीमेसी है? आपकी फ्रेंच। लेकिन ओवरऑल पूरी कंट्री में कौन सी लैंग्वेज ज्यादा पॉपुलर है? डच। तो हल्का सा आपको ये डायकोटमी या फिर ये डिफरेंस तो यहीं पे नजर आ गया। ठीक है, अब ये आगे क्या बोल रहे हैं? The minority French speaking community was relatively rich and powerful. कि जो minority French community है, ये वाली, ये minority में obviously डच के कंपैरिजन में, तो ये क्या थी? Was relatively rich and powerful. ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहे हैं? This was resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later. तो जो rich French population है, रिच फ्रेंच पॉपुलेशन जो है वो जल्दी एजुकेटेड हो गए, जल्दी इकोनॉमिकली डेवलप हो गए। लेकिन जो डच पॉपुलेशन है, जो कि अपेरेंटली मेजॉरिटी में है, उनको ये बेनिफिट बहुत लेट मिला। तो क्या था? वो हल्का सा एंटी फ्रेंच पॉपुलेशन हो गए थे इस वजह से। आगे क्या बोल रहे हैं? दिस लेड to tensions between the Dutch-speaking and the French-speaking communities during the 1950s and the 1960s. इस वजह से क्या होता है? 1950s और 1960s में इन दोनों के बीच में एक रिफ्ट पैदा हो जाता है, टेंशंस डेवलप हो जाती हैं, डच वर्सेस फ्रेंच। ठीक है, और ये ज्यादा कहाँ देखने को मिलती हैं आपको? ब्रसल्स में। दे वर मोर acute in Brussels. The Dutch-speaking people constituted a majority in the country but a minority in the capital. ये तो अभी हमने देखा कि आपका कंट्री में तो डच स्पीकिंग कितनी थी? 59%, लेकिन कैपिटल में कितनी थी? 20%। तो ये हल्का सा कुछ डिफरेंस सा, एक बहुत ही कंफ्यूज सा स्टेट आपको ब्रसल्स में देखने को मिल रहा है। और आपको क्या देखने को मिल रहा है? वहां पे टेंशंस देखने को मिल रही हैं। ठीक है, इतना स्टोरी एस्टैब्लिश हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि श्रीलंका में क्या चल रहा है। तो श्रीलंका क्या है? श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन, एक आइलैंड देश है। वहां की आबादी कितनी है? 2 करोड़ पीपल। तो वहां पे पॉपुलेशन कितनी है? 2 करोड़ के आसपास, ऑलमोस्ट हरियाणा जितनी पॉपुलेशन। ठीक है, अब वहां की पॉपुलेशन कैसी है? डाइवर्स है, बहुत ही डाइवर्स। कैसे हैं कि वहां पे मेजॉरिटी सोशल ग्रुप्स आर द सिन्हाला स्पीकर्स। वहां पे मेजॉरिटी कौन सी है? सिन्हाला लैंग्वेज जो बोलते हैं उनकी मेजॉरिटी है, मतलब 74%। ठीक है, और बाकी 18% कौन है? तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं, 18%। ठीक है, तो वहीं यहाँ पे भी सेम वैसे ही डिफरेंस आ गया, लैंग्वेज के बेसिस पे आपकी पॉपुलेशन जो है वो डिवाइडेड है। ठीक है, आगे लोग क्या बोल रहे हैं? तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स। The rest, whose forefathers came from India as plantation workers during the colonial period, are called Indian Tamils. तो वहां की जो सिन्हाला पॉपुलेशन है, ठीक है, तमिल्स में भी वहां पे 2 पॉपुलेशन है। एक तो वहां के नेटिव पॉपुलेशन हो गई, जो नेटिव तमिल लोग हैं वहां पे, जो वहीं के हैं, हमेशा से वहीं रहते हुए आए हैं। एक जो है जो प्लांटेशन वर्कर्स की फॉर्म में वहां पे शिफ्ट हुए थे ब्रिटिश के टाइम पे, कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे। तो ये 2 कम्युनिटीज में डिवाइड हो गया। तो आई थिंक यहाँ पे मैंने थोड़ा क्लियरली और ड्रॉ कर रखा है, आप इसे देख सकते हैं। तो एक तो हो गए सिन्हाली कम्युनिटी, सिन्हाला बोलने वाले, भाषा बोलने वाले। दूसरे कौन से हो गए? तमिल बोलने वाले। तो सिन्हाला कम्युनिटी कौन से रिलीजन को फॉलो करती है? मोस्टली बुद्धिज्म को। तमिल जो बोलते हैं वो लोग कौन से रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं? या तो वो हिंदूज हैं या वो मुस्लिम्स हैं। ठीक है, वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक तो हो गया आपके श्रीलंकन तमिल्स, जो कि वहीं के लोकल तमिल्स हैं, जो हमेशा से वहीं रहते आए हैं, नेटिव लोग हैं वहां के। और दूसरे हो गए आपके इंडियन तमिल्स, जो कि वहां पे शिफ्टेड है, मतलब वहां पे आके रहने लगे एज प्लांटेशन वर्कर्स। ठीक है, आपको इतना स्टोरी समझ में आया? अब ये क्या बोल रहे हैं? अभी बेल्जियम पे वापस जा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने
दोनों देशों की कम्युनिटीज का थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया कि वहां की पॉपुलेशन कैसे डिवाइडेड है, कौन सी लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप्स में डिवाइडेड है। अब आगे लोग क्या बोल रहे हैं। इन बेल्जियम the Dutch community could take advantage of its numeric majority and force its will on the French and German speaking population। अभी हमने क्या देखा, बेल्जियम में क्या है, 59% की पॉपुलेशन क्या है, डच बोलने वाली पॉपुलेशन है। तो वो इजीली क्या कर सकते थे, अपना कंट्रोल जमा सकते हैं फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन पे और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन पे। ठीक है, दिस कुड लीड टू अ वेरी मेसी पार्टीशन भी हो सकती थी देशों में कि डच जो स्पीक करने वाले, जो डच बोलने वाले हैं, उन्होंने अपना एक अलग देश बना लिया और फ्रेंच और जर्मन बोलने वालों ने, जो मेजॉरिटी नहीं है, जो कि माइनॉरिटी है, उन्होंने अपना एक अलग देश बना लिया। ऐसा भी हो सकता था। इन श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटी एंजॉयड एन इवन बिगर मेजॉरिटी एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द इंटायर कंट्री। तो वो ये भी कर सकते थे कि अपनी पूरी देश पे मेजॉरिटी को इम्पोज कर सकते थे। आगे अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो हमने थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया कि दोनों कंट्रीज में क्या सिचुएशन थी। अब हम देखते हैं कि इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। तो इंडिया जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो उसके एक साल बाद आपका श्रीलंका भी इंडिपेंडेंट हो गया। The democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy। कि वहां पे अभी हमने क्या देखा कि कौन सी लैंग्वेज मेजोरिटी में बोली जाती थी श्रीलंका में, सिन्हाला। 70-80% आपके जो लोग थे श्रीलंका में वो सिन्हाला लैंग्वेज को यूज करते थे। तो उन लोगों ने क्या किया कि अपनी लैंग्वेज की सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए मेजोरिटेरियन मेजर्स को लेना स्टार्ट किया। उसमें उन्होंने क्या किया, in 1956 an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil। कि उन्होंने क्या किया, सिन्हाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया 1956 में, और डिसरिगार्ड किसको कर दिया, तमिल को। उन्होंने बोला कि ऑफिशियल लैंग्वेज पूरे देश की कौन सी रहेगी, सारा डॉक्यूमेंटेशन, सारा पेपर वर्क कौन सी लैंग्वेज में होगा, आपका सिन्हाला में। फिर उन्होंने क्या किया, दे फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। उन्होंने सिन्हाला बोलने वाली कम्युनिटी को ही उन एप्लीकेशंस के लिए जो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रही थी या फिर यूनिवर्सिटी में अप्लाई हो रही थी, उनके लिए प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया, फेवर करना शुरू कर दिया। जो तमिल बोलने वाले बच्चे थे उनको प्रेफरेंस कम मिलने लगी। फिर उन्होंने क्या बोला कि दैट स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। तो अभी हमने क्या देखा कि सिन्हाला कम्युनिटी जो थी वो मेजॉरिटी बुद्धिस्ट कम्युनिटी थी। तो उन्होंने क्या बोला कि हम बुद्धिज्म को प्रमोट करेंगे और फेवर करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। तो ऐसे कुछ मेजर्स आपके जो श्रीलंका की गवर्नमेंट है उन्होंने 1948 में इंडिपेंडेंट होने के बाद लेना स्टार्ट कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, देयर वाज एन इंक्रीज्ड फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। तो श्रीलंका में जो रहने वाले तमिल्स थे उनमें एक फीलिंग ऑफ एलियनेशन आने लगी। एलियनेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप अपने ही देश में रह के पराया फील करने लगो। तो श्रीलंकन तमिल्स भी पराया फील कर रहे थे कि हम तो इस देश को बिलोंग ही नहीं करते। फिर आगे क्या कह रहे हैं, तो ये देखिए, आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि यहाँ उन्होंने हल्का सा मैप बना रखा है कि कौन सी मेजॉरिटी कौन सी एरियाज में रहती थी। तो जो आपका सिन्हालास हैं वो मेजॉरिटी एरिया को कवर कर रहे हैं। ये सारा जो येलो पोर्शन है ये सिन्हालीज लोग हैं। ठीक है, श्रीलंकन तमिल्स आपको दिख रहे होंगे ऑरेंज एरिया में, थोड़ी कम पॉपुलेशन। ये है इंडियन तमिल्स। तो हमने तमिल में दो कैटेगरीज पढ़ी हैं, एक तो श्रीलंकन तमिल्स जो कि वहीं के लोकल तमिल्स हैं, और एक इंडियन तमिल्स जो कि वहां पे माइग्रेटेड तमिल्स हैं। और ये हल्की फुल्की मुस्लिम पॉपुलेशन जो इन्होंने मार्क कर रखी है। मुस्लिम पॉपुलेशन भी मोस्टली कौन सी है, तमिल पॉपुलेशन ही है, अभी हमने देखा ऊपर। तो ये हल्का सा ओवरव्यू। अब आगे क्या कह रहे हैं, दैट द रिलेशंस बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेन्ड ओवर टाइम। तो ऑब्वियसली ऐसा ही होना था, जब सिन्हाला जो कम्युनिटी है वो ऐसे रूल्स बनाने लगेंगे जो उनको ही फेवर करेंगे,
तो क्या होगा, रिफ्ट पैदा हो जाएगा सिन्हालास और तमिल्स के बीच में। तो ऐसा ही कुछ हुआ। आगे क्या कह रहे हैं, द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो उन्होंने क्या बोला श्रीलंकन तमिल्स ने कि हमें भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दीजिए, कि आपने सिन्हालीस को तो ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, तो वो क्या कह रहे हैं कि अब तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाइए। तो उस प्रिटेक्स्ट पे उन्होंने पार्टीज और स्ट्रगल्स को लॉन्च करना शुरू कर दिया। और उनकी डिमांड क्या थी, रीजनल ऑटोनॉमी की। मतलब वो चाहते थे कि हमारा जो रीजन है, जो कि अभी हमने देखा है इसमें, ये ऑरेंज वाला जो रीजन है, इन्होंने बोला कि हमको एक सेपरेट स्टेट चाहिए, कि हमको एक सेपरेट कंट्री घोषित करो, कि हमें रीजन, हमारे रीजन को ऑटोनॉमी दो। ऑटोनॉमी मतलब सेल्फ रूल, कि हम अपनी रीजन को खुद से रूल कर सकें, अपने तरीके से रूल्स बना सकें, ठीक है, अपनी कम्युनिटी को फेवर कर सके। तो उसके लिए हमें रीजनल ऑटोनॉमी दो। और उन्होंने क्या कहा, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, कि जैसा भी हमने देखा कि सिन्हाला कम्युनिटी तो अपनी कम्युनिटी को फेवर कर रही थी, उन्हीं एप्लीकेशंस को फेवर कर रही थी जो कि सिन्हाला बच्चों के थ्रू आ रही थी। तो तमिल बच्चों ने क्या कहा कि हमें भी जॉब्स चाहिए, हमें भी एजुकेशन चाहिए, तो हमें भी अपॉर्चुनिटीज चाहिए। तो वो उसके लिए इक्वालिटी की डिमांड करने लगे। फिर आप इसमें क्या देखते हो, दैट दे वर डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलम, मतलब एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट की डिमांड भी आपके श्रीलंकन तमिल्स वहां पे करने लगे। इट सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर। तो क्या हुआ, ये तुरंत ही कुछ टाइम बाद क्या हुआ, धीरे धीरे एक सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया। सिविल वॉर क्या होता है आपका, यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है नीचे। सिविल वॉर होता है एक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट between opposing groups within a country that becomes so intense that it appears like a war। कि किसी भी देश में जब दो ग्रुप्स फाइट कर रहे हो और वो एक वायलेंट फाइट हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, सिविल वॉर। सिविल यानी लोकल कम्युनिटी, सिविल लोगों को हम यूज करते हैं लोगों के लिए, और वॉर यानी कि एक ही देश में उसी की पॉपुलेशन के बीच में जब वॉरफेयर चल रहा हो, उसको हम सिविल वॉर बोलते हैं। तो वैसी सिन्हालास के बीच में और आपकी जो तमिल पॉपुलेशन है उनके बीच में एक सॉर्ट ऑफ सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। किलिंग होने लगी। जो तमिलन्स थे, दे वर फोर्स्ड टू लीव, दे लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स। पर ये वॉर जाके 2009 में इवेंचुअली एंड हो गया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बेल्जियम की स्टोरी को भी डिस्कस करते हैं कि जब बेल्जियम में ये रिफ्ट आने लगा तो वहां पे कैसे प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करने लगे। तो हमने देखा कि जब ये रिफ्ट आपका तमिल पॉपुलेशन के लिए आ रहा था, सिन्हालास और तमिल्स में आ रहा था, तो उनकी अप्रोच कैसी थी, थोड़ी सी वायलेंट अप्रोच थी। उन्होंने किस चीज को फेवर किया, मेजोरिटेरियनिज्म, एक मेजोरिटेरियन मेजर को उन्होंने सुप्रीमेसी दी। लेकिन ऑन द अदर हैंड आपका जो बेल्जियन पॉपुलेशन है वो क्या करने वाली है, वो एक अकोमोडेटिव अप्रोच रखने वाली है। मैं इसको और थोड़ा बेटर तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। वैसे तो आगे हम ये डिस्कस करेंगे, बट फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं पावर शेयरिंग के दो स्टोरीज। तो एक तो आप देख रहे हो श्रीलंका में, दूसरी आप देख रहे हो बेल्जियम में। तो श्रीलंका में जो वॉर है वो किन दो कम्युनिटीज के बीच में है, तमिल्स और सिन्हालास के बीच में। और बेल्जियम में जो वॉर है वो किन दो कम्युनिटीज के बीच में है, आपका फ्रेंच वर्सेस डच के बीच में। तो यहाँ पे उन्होंने इस वॉर में कौन सी अप्रोच को सपोर्ट किया, मेजोरिटेरियनिज्म। और यहाँ पे बेल्जियम में वो कौन सी अप्रोच को सपोर्ट कर रहे हैं, अकोमोडेशन। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो ये दो अप्रोचेस हैं आपकी पावर शेयरिंग को लेके इन दो स्टोरीज में। तो एक बार हम देख लेते हैं बेल्जियम में क्या चला उस टाइम पे। तो क्या बोल रहे हैं, द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। उन्होंने श्रीलंका के जो लीडर्स ने पाथ लिया था उससे एक डिफरेंट पाथ लिया। They recognize the existence of regional differences and cultural diversities। उन्होंने उस चीज को recognize किया कि हाँ हमारे देश में regional differences हैं और cultural diversities exist कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, they amended their constitution 4 times। उन्होंने अपने constitution को 4 बार change किया, 4 बार amend किया। ठीक है, अब constitution को amend करने के बाद उन्होंने उसमें क्या क्या नए principles ऐड किए। उन्होंने क्या किया
कि द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। उन्होंने एक रूल बनाया कि डच और फ्रेंच भाषा बोलने वाले जो लोग होंगे वो इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि मान लो ये बेल्जियम का पार्लियामेंट है और उसमें 50 मिनिस्टर्स बैठ सकते हैं, तो उन्होंने क्या बोला कि 25 मिनिस्टर्स जो हैं आपके वो फ्रेंच स्पीकिंग होंगे और बाकी 25 जो होंगे आपके डच स्पीकिंग होंगे। इसके थ्रू उन्होंने क्या किया, उन्होंने इक्वालिटी एस्टैब्लिश कर दी, उन्होंने दोनों कम्युनिटीज को इक्वल बना दिया। ठीक है, तो उन्होंने फर्स्ट अमेंडमेंट ये किया। और उन्होंने क्या किया, अच्छा उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया, दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलैटरली। तो जब दोनों के 25-25 लोग बैठेंगे तो क्या हुआ, कोई भी कम्युनिटी ऐसा डिसीजन नहीं लेगी जो किसी एक की मेजोरिटी होगी। दोनों कम्युनिटीज हमेशा मिल के डिसीजन मेकिंग करेंगी। दूसरी चीज उन्होंने क्या की, द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। उन्होंने एक रूल बना दिया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो सबऑर्डिनेट नहीं होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, इक्वल पावर वो भी एक्सरसाइज करेंगी। ठीक है, फिर उन्होंने एक चीज क्या की, ब्रसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो हमने ब्रसेल्स का केस क्या देखा था कि ब्रसेल्स में 80% लोग जो थे वो फ्रेंच बोलते थे और 20% जो लोग थे वो डच बोलते थे। तो अगर ऐसा ही सेटअप गवर्नमेंट में भी देखने को मिलता कि गवर्नमेंट में भी 80 लोग फ्रेंच बोलने वाले होते और 20 लोग डच बोलने वाले होते, तो ऑब्वियसली फ्रेंच लोग जो होते वो अपनी मेजोरिटी को एक्सरसाइज करते। लेकिन वहां पे उन्होंने क्या रूल बनाया कि वहां पे एक सेपरेट गवर्नमेंट होगी जिसमें बोथ कम्युनिटीज विल हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रसेल्स की एक ऐसी गवर्नमेंट बनेगी सेपरेट अपनी, जिसमें दोनों कम्युनिटीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, उन्होंने रीजनल लेवल पे भी और उन्होंने सेंट्रल लेवल पे भी इक्वालिटी एस्टैब्लिश करी। उन्होंने बोला कि चाहे वो फ्रेंच बोलने वाले हों, चाहे वो आपके डच बोलने वाले हों, हम दोनों कम्युनिटीज को इक्वल रखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया जिसको वो कहते थे कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या थी, इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, Dutch, French and German speaking, no matter where they live. Power regarding cultural, educational and language related issues. तो उन्होंने एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई जिसको उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट का नाम दिया। ठीक है, उस कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या था कि उसके लोगों को कौन इलेक्ट करेगा, मान लो ये जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी है तो उसके लोगों को इलेक्ट करने वाले जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। मान लो ये फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी है, उनके लोगों को इलेक्ट करने वाले फ्रेंच स्पीकिंग लोग होंगे। तो बेसिकली क्या हुआ, ताकि गवर्नमेंट्स जो हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट्स जो हैं, वो अपने कल्चर के लिए, अपनी एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी लैंग्वेज को सेव करने के लिए, उन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए अपने लॉज बना सकें अपनी कम्युनिटी के लिए, तो उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट्स बनाई। तो ऐसे कुछ अमेंडमेंट्स बेल्जियम में हुए। क्या बोल रहे हैं आगे, they helped to avoid civic strife between the two major communities and a possible division of country on linguistic lines. तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जैसे कि आपने सिन्हालाज और तमिल्स के बीच में एक सिविल वॉर देखा, तो इन मेजर्स के थ्रू क्या हुआ, वो सिविल वॉर, वो सिविल स्ट्राइफ क्या हुआ, वहां पे फ्रेंच और डच लोगों के बीच में अवॉइड हो गया। वहां पे क्या हुआ, पीसफुल कंडीशंस एस्टैब्लिश हुई, क्योंकि उन्होंने क्या प्रिंसिपल फॉलो किया, दे फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ पावर शेयरिंग। अब आपको ये समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं लोग क्या बोल रहे हैं कि बोथ आर डेमोक्रेसीज, कि बेल्जियम की बात हो चाहे श्रीलंका की बात हो, तो दोनों में ही डेमोक्रेसी है। येट दे डेल्ट विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली, लेकिन दोनों ने क्या किया, पावर शेयरिंग के सवाल को अलग तरीके से एड्रेस किया। श्रीलंका ने कैसे एड्रेस किया, मेजॉरिटेरियनिज्म से, और बेल्जियम में कैसे एड्रेस हुआ वो, पावर शेयरिंग या फिर अकोमोडेटिव अप्रोच से। ठीक है, इन बेल्जियम the leaders have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feelings and interests of different communities.
तो उनको क्या पता था कि जो भी कम्युनिटीज बेल्जियम में रह रही हैं, जब तक वो उनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तब तक वहां पे पीस नहीं आएगा। श्रीलंका shows us a contrasting example. It shows us that if a majority community wants to force its dominance over others and refuses to share power, it can undermine unity of the country. लेकिन श्रीलंका में आपने क्या देखा कि वहां पे उन्होंने मेजॉरिटी को सपोर्ट किया, उन्होंने फोर्सफुल रूल को सपोर्ट किया, जबरदस्ती के रूल को सपोर्ट किया, और क्या अंडरमाइन किया, यूनिटी ऑफ द कंट्री को, कि वहां पे यूनिटी को अंडरमाइन किया गया और किस चीज को सपोर्ट किया गया, मेजॉरिटी को, इनइक्वालिटी को सपोर्ट किया गया। इससे हम अगले सवाल पे चलते हैं कि वाई पावर शेयरिंग। ठीक है, उसका एक छोटा सा रीजन है, बहुत 2 ही रीजन एक्चुअली, तो हम वो क्विकली डिस्कस करते हैं, देन वी विल वाइंड अप द लेक्चर। तो इसमें ये लोग क्या बोल रहे हैं, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, कि अब हमें क्या पता लगाना है कि पावर शेयरिंग क्यों होनी चाहिए। Thus, 2 different sets of reason can be given in favor of power sharing. तो पहला रीजन तो क्या हो सकता है कि पावर शेयरिंग क्यों होनी चाहिए, बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। जैसे बेल्जियम में क्या हुआ कि उन्होंने पावर शेयरिंग के थ्रू फ्रेंच वर्सेस डच जो उनका डिलेमा था उसको सॉल्व किया, उन्होंने एक सिविल वॉर को अवॉइड किया और उन्होंने पीस को एस्टैब्लिश किया। इसीलिए हमको क्या चाहिए, हमको पावर शेयरिंग का प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट रीजन ये हो गया। सेकेंड रीजन क्या है, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी जैसा जो इंस्टीट्यूशन है वो ऑपरेट ही पावर शेयरिंग पे करता है, ऐसा ही लोग कह रहे हैं। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज, कि डेमोक्रेटिक रूल कैसा होता है, पावर शेयरिंग उन लोगों के साथ जो उस रूल से अफेक्ट हो रहे हैं, जैसे कि नॉर्मल लोग। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिन्हाला कम्युनिटी तमिल कम्युनिटी को भी इक्वल राइट्स देती, उनकी इश्यूज को भी एड्रेस करती, तो क्या वहां पे सिविल वॉर होता? नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को उनको रूल करना है, तमिल्स को उनको रूल करना है, अपनी कम्युनिटी को भी उनको रूल करना है, तो वो उनको इक्वल से दे रहे हैं एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। Hence, the concept of the idea of power sharing is important. I hope आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. If you like the lecture, please like, share and subscribe to the channel. Thank you for listening patiently. Thank you.